भय इतना ज़्यादा था उस समय आतंकवाद का कि कुछ इस तरह की रूमर भी उड़ी कि हम दिल्ली पुलिस को, इंडिया पुलिस को कश्मीर नहीं आने देंगे। वो सारी बातें उड़ने के बाद में आम पुलिस अधिकारियों के दिमाग में एक डर बैठ गया था, इसलिए जिसको कहा जाता था वो थोड़ा नाल नुकुर करता था। जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने डीसीपी श्री अशोक चांद जी को मैंने ये बात कही कि सर मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा। 25 साल पहले वाले लाल किले के अटैक में कौन कैसे चैन मिली, कहां तक कितने मारे गए थे आतंकवादी? तो रात में जब हम उसको लेके वहाँ रुके तो उस टाइम हथगोलों से जो AK-56 राइफल वगैरह से हैंड ग्रेनेड चलाए जाते हैं, उन हैंड ग्रेनेड से SOG पे हमला किया, फायरिंग हुई, जवाब दिया गया, इधर से CRPF ने जवाब दिया। तो हमले का एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो प्रयास उसको छुड़ाने का था आतंकवादी को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। जब आप पे बम गिर रहे थे, एक के बाद एक फेंके जा रहे थे हैंड ग्रेनेड, उस वक्त सुरेंद्र संड उस आतंकवादी को और आमने सामने बैठे हुए थे लेके, वो घड़ी बताइए ना। मुझे बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी, बड़ी बदनामी हुई, परिवार में बदनामी, समाज में बदनामी, व्यर्थ की एक बदनामी, एक बोझ में उठाता रहा उस चक्कर में। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड की जिंदगी लाल किला पे हुए 25 साल पहले 22 दिसंबर 2000 को रात के 9 बजे जो हमला हुआ, उसने जिंदगी बदल दी उसकी तफ्तीश ने, या सुरेंद्र संड ने लाल किला कांड की जांच के दौरान आतंकवादियों की जिंदगी नरक कर दी? जो मेन आतंकवादी था उसके बारे में सूचनाएं थी कि इसको छुड़ाया जाएगा, तो हमने उसके पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, हाथ में हथकड़ी लगाई हुई थी। लेकिन वो इतना दुर्दांत व्यक्ति था, इतना बदमाश आदमी था कि वो भरी कोर्ट में कभी सरकारी वकील को गाली बक देता था, कभी हमें गाली बक देता था, और कई बार तो उसने जज साहबान के बारे में भी अच्छी बात नहीं बोली। और फिर एलिगेशन लगाए गए, मेरे पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते थे। रोज कोई न कोई एप्लीकेशन, कोई न कोई एक्यूज जज साहब को दे देता था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन जिस टाइम ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस टाइम बहुत धमकियाँ आई, इवन कश्मीर से भी कुछ धमकियाँ आई कि इंशाअल्लाह हम आपको मार देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा। आज अनफिल्टर्ड अड्डा के खास मेहमान हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिटायर्ड इंस्पेक्टर और 22 दिसंबर 2000 को रात 9 बजे यानी अब से 25 साल पहले देश की धरोहर दिल्ली में मौजूद लाल किले पर हुए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ज्वाइंट ऑपरेशन यानी आतंकवादी हमले के मामले के जांच अधिकारी सुरेंद्र संड साहब, नमस्कार। कहां से शुरू करें? 25 साल पहले और 25 साल बाद। 25 साल पहले हमला हुआ, दिल्ली पुलिस में कोई ऐसा बहादुर नहीं मिल रहा था जो कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को लेके जाए। आप पे बम भी चले, वहां हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए। अब ये फिर हो गया 10 नवंबर 2025, करीब 25 साल बाद। लाल किले के बराबर में, नाक के नीचे कहें, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर के बराबर दिल्ली में, और चांदनी चौक के एंट्रेंस पे, मतलब भरे बाजार में, बीच गोल में सरेआम 8-10 लोग बेजुबान, मतलब बेगुनाह मारे गए। किसी को बोलने का, चीखने का, भागने का मौका भी नहीं मिला। क्या है ये घटना? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देश का माहौल, दिल्ली का माहौल बहुत शांतिप्रिय चल रहा था। ऐसे माहौल के अंदर इस तरह की घटना का होना बहुत दुखद है और बहुत गंभीर मामला है। जहां तक बात आपकी है, आपने इंस्पेक्टरी करी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में रहे, लाल किले पे 25 साल पहले हुआ हमला, उसमें आतंकवादी को फांसी की सजा तक लेके गए। इस बीच की कहानी हम बाद में सुनेंगे। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड कैसे दिल्ली आना हुआ, क्या है वो कहानी, थोड़ा सा ये बताएंगे? क्योंकि इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जानता है, देश की हुकूमतें भी जानती हैं। मैं उत्तर प्रदेश
जब अविभाजित था तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पंतनगर के अंदर मैं सर्विस कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हुई थी एम्प्लॉयमेंट एक्शन ऑफिसर नैनीताल को कि अगर आर्मी या पुलिस में भर्ती होती है तो मुझे सूचित किया जाए। अचानक एक बार मेरे पास एक कार्ड आया कि दिल्ली पुलिस की भर्ती है, आप चाहें तो नैनीताल आ जाएं, भर्ती होना चाहते हैं तो। बस मैं नैनीताल चला गया और वहाँ से उन्होंने मुझे दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती कर लिया और मैं भर्ती होकर के दिल्ली आ गया। सिपाही बने थे दिल्ली पुलिस में? यस, दिल्ली पुलिस में सिपाही बन के दिल्ली आया और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। कितनी उम्र रही होगी, किस सन की बात है ये? सन 70 की बात है। 16/6/70 को मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सिपाही कांस्टेबल भर्ती हुआ था। उसके बाद आप हवलदार बने, एएसआई बने, सब इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने और साल 2010 में आप रिटायर हो गए दिल्ली पुलिस से। जी, 15 साल आपको दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके हैं। अब आपके बेटा रोहित संड, वो भी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। तो क्या ये तय कर रखी थी पिता पुत्र ने कि एक कुर्सी छोड़ेगा महकमे की तो दूसरा ज्वाइन करेगा? बस ये समय की बात है। उसको दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का शौक़ था। उसने शुरू से मुझे देखा था नौकरी करते हुए। उसके मन में एक लालसा थी कि मैं भी अपनी पिता की तरह दिल्ली पुलिस में भर्ती हूँ और देश की सेवा करूँ। जो उसके मन में था वो ईश्वर ने उसकी बात को कामयाब किया और वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड 25 साल पहले लाल किले पे हुए हमले के जांच अधिकारी जो सामने बैठे हैं स्टेट मिरर हिंदी के कैमरे पे, और अब उनके 25 साल बाद बेटे रोहित संड इसी लाल किले पे कल हुए हमले की जांच से जुड़े हैं। ये कोइंसिडेंस है कि पिता पुत्र जो है तय करके आए हो कि लाल किले पे हमला होगा और एक की जांच तुम करना और एक की जांच इतिहास में हम करके दिखाएंगे? ये महज इत्तेफाक है कि वो मेरा बेटा भी उसी डिस्ट्रिक्ट में तैनात है जिस डिस्ट्रिक्ट में लाल किला आता है। और एक इत्तेफाक ही है ये कि उसको भी जो कल का कांड हुआ है, जो बम ब्लास्ट हुआ है, जो उसके अंदर उसको भी जांच करने में अपनी हेल्प करी उसने। चलिए, दिल्ली आए, दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए। तब की दिल्ली पुलिस सन 1970 की और आज 55 साल बाद की दिल्ली पुलिस कहाँ खड़ी है? बहुत फ़र्क है। पहले पुलिस इतनी होती नहीं थी, पुलिस में इतनी सुविधाएं नहीं थी, और अब की पुलिस के अंदर तो बहुत फ़र्क है। इन्वेस्टिगेशन के तरीके बदल गए हैं। सर्टिफिकेट वगैरह के अंदर जो हम अगर देखें तो पहले से बहुत फ़र्क है। दिल्ली पुलिस की नफरी भी काफ़ी बड़ी है आबादी के हिसाब से। तो पहले में तो अब में बहुत फ़र्क है। सुविधाओं में भी बहुत फ़र्क है। ज्यों ज्यों सुविधाएं दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस को देश की मिलती जा रही हैं, त्यों त्यों घातक बम धमाके होते जा रहे हैं। नहीं, इतने बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है देश की, दिल्ली की आबादी इतनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से पुलिस की जो संख्या है वो तो कम ही है। तो धमाके तो जब देश में आतंकवाद है, टेरर फैलाया जा रहा है, तो अब तो ये बहुत दिनों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद में अब ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक सरकार का दबदबा था, उसको भी दबदबे के अंदर इसको भी खोला जाएगा, इसको भी काबू किया जाएगा। और जिन लोगों ने ये किया है सरकार उनको पूरी कठोरता से निपटेगी और ईंट का जवाब पत्थर देगी। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड, आपने लाल किला की जांच की, अटैक हुआ जो 25 साल पहले, उसमें फांसी की सजा तक लेके गए, पेंडिंग है, वो लंबित है। इस बीच सिपाही से और इंस्पेक्टर तक का सफर, कई थानों के आप ऐसे चोरे। जब आडवाणी जी प्रधानमंत्री होते थे और आप एसएचओ पहाड़गंज थाना होते थे दिल्ली में, तो एक नारियल बम में H-36 हैंड ग्रेनेड जो पाकिस्तान में बना हुआ था, वही आडवाणी जी के नारियल में बंधवा के और उनसे देवी जी को चढ़वा दिया था, और आप एसएचओ थे। कैसे निपटे उस केस से? क्या था मामला? वो माँ झंडे वाली मंदिर के अंदर एक नारियल चढ़ाया गया था जो H-36 हैंड ग्रेनेड था, पाकिस्तान का बना हुआ हैंड ग्रेनेड था। नारियल के बीच में उसको किसी ढंग से रखा गया था और उसको जब पता लगने पर उसको ट्रेस किया गया था। उसमें एक FIR दर्ज की गई थी
और बाद में उसको डिफ्यूज़ कराया गया था। कहते हैं कि जहां प्रधानमंत्री से नारियल में HE-36 हथगोला चढ़वा दिया जाए मंदिर में, उस थाने के सबसे पहले SHO की नौकरी जाती है। लेकिन आप तो उसके बाद भी सिविल लाइंस थाने के SHO बने, अलीपुर थाने के SHO बने, और देश में आज़ाद भारत में सबसे घातक जो लाल किले पे हमला हुआ था उसके जांच अधिकारी बने स्पेशल सेल में रहते हुए। आपको तो मतलब कि अमृत की तरह वरदान हो गई वो घटना। मेरी कर्तव्य परायणता को देखते हुए मेरे अधिकारियों ने हमेशा मुझे अच्छी पोस्टिंग दी, अच्छे ढंग से रखा और मैंने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह किया था। अगर आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ और मैंने सुना है तो सुरेंद्र संड साहब, आपको आपका हाथ अंग्रेजी में वैसे तंग है जैसे मेरा, लेकिन जिस इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही, पुलिस महकमे के जवान रणवाकरे आप जैसे का अंग्रेजी में हाथ तंग था, वो सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक सारी करस्पॉन्डेंस करके और मोटी मोटी फाइलें स्कूटर पे लाद के ले जाके लाल किला के आतंकवादी को फांसी की सजा कैसे करा लाए। कहते हैं अंग्रेजी ना आती हो तो कोई सुनवाई नहीं है। आप पे क्या गुजरी, कैसे पार हुए इससे मुसीबत से? निश्चित रूप से मैंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट शिक्षा के तौर पे किया है। रेगुलर स्कूल में मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो इतना ज़्यादा चलन उस समय अंग्रेजी का नहीं था। लेकिन मैंने अपनी कर्तव्य निष्ठा, बहादुरी के साथ में जितना मैं परिश्रम कर सकता था मैंने परिश्रम किया, तफ्तीश को बहुत अच्छे ढंग से ले आया। और सबसे बड़ी बात राष्ट्रभक्ति की होती है। अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है, आप राष्ट्र के लिए डेडिकेटेड हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, तो फिर आपका सारे काम पर कहीं से कोई अड़चन नहीं आती है और आपके सारे काम होते चले जाते हैं। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड का एक बेटा दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हुआ, लेकिन दूसरे ने दिल्ली पुलिस की नौकरी करना ठीक नहीं समझा, उसकी पसंद नहीं है। दो पुत्रों का अलग अलग टेस्ट, दूसरा वकील और एक इंस्पेक्टर। क्या कानून और पुलिस दोनों आपने घर में तैयार करने थे, इसलिए ऐसा हुआ है? और जो छोटे वाले क्या नाम है उनका? बड़ा वाला बेटा रोहित जो है, उसका शुरू से मन था दिल्ली पुलिस में जाने का। और जो छोटा बेटा है मेरा राहुल संड जो है, उसका पुलिस में इंटरेस्ट नहीं था। हम लोगों ने प्रयास भी किया कि वो पुलिस में आए, लेकिन उसने शुरू में ही कह दिया था कि नहीं, मैं पुलिस में नौकरी नहीं करूँगा। तो पहले वो टीचरी लाइन में जाना चाहता था, उसके बाद में उसने वकील बनने का फैसला किया। संड साहब, पुलिस बुरी है या पुलिस को बुरा बना दिया गया है? क्यों थू थू होती रहती है सड़क पे वर्दी की, जबकि यही पुलिस सबसे पहले मुसीबत में इंसान बुलाता है मौके पे? पुलिस विभाग ऐसा है जहां दो लोगों के बीच में के डिस्प्यूट के अंदर पुलिस को बीच में आना पड़ता है। तो एक पक्ष तो पुलिस का खराब रहेगा ही। सारी पुलिस खराब नहीं, निश्चित रूप से एक आध दो चार लोग होते हैं जिनकी हरकत खराब होती है, और वो हरकत अखबारों में या मीडिया में जब उछलती है तो उसका प्रभाव आम जनमानस तक पहुंचता है। तो इसलिए पुलिस के बारे में जो छवि है वो खराब होती है। कुछ पिक्चरों के अंदर भी पुलिस का रोल ऐसा दिखाया जाता है कि पुलिस घटना के बाद आती है। पुलिस के कुछ रोल ऐसा दिखाया जाता है जिससे पुलिस की छवि आम नागरिक में खराब होती है, लेकिन वो छवि वास्तव में इतनी खराब होती नहीं है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड के बारे में जब दिल्ली पुलिस में बात करो तो लाल किला पे हुआ आतंकवादी हमला सबसे पहले आपकी पहचान बन गया, आप एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। मैं जानना वो घड़ी चाहूंगा जब 22 दिसंबर 2000 को, अब से 25 साल पहले, लाल किले पे आतंकवादी हमला हुआ और उसकी जांच शुरुआती जो करी थी स्पेशल सेल के ACP राजवीर सिंह, जो अब दुनिया में नहीं हमारे बीच, वो कर रहे थे। लेकिन जब आतंकवादी जो पाकिस्तानी है, ये कमांडर, क्या नाम इसका, अशफाक अहमद, इसको लेके पकड़ के और कश्मीर जाने की बात आई तो पूरी स्पेशल सेल पीछे हो गई और आप DCP से खुद पहुंच गए थे कि मुझे आप दे दो ये केस और मैं जाता हूं लेके इसको। क्या है, कैसे मैनेज हुआ? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन, कैसे जाना हुआ वहां आपके? सन 2000 में बहुत खराब हालत थे, बहुत आतंकवाद बहुत बुरी तरह से हावी था, पूरे देश में हावी था।
कश्मीर के अंदर तो बहुत ही खराब हालात खराब थे उस वक्त। बार बार रोज का ये हो गया था हमला होने का। एसओजी के अंदर घुस करके भी आतंकवादियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। आधी बिल्डिंग को एसओजी की उड़ा दिया गया था। वो घड़ी में जानना चाहता हूं जब इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड को तैयारी की गई कि अच्छा ठीक, और आपने कहा जाके महकमे को, दिल्ली पुलिस को, किससे कहा, क्या कहा, वो घटना पूछ रहा हूं। भय इतना ज़्यादा था उस समय आतंकवाद का कि कुछ इस तरह की रूमर भी उड़ी कि हम दिल्ली पुलिस को, इंडिया पुलिस को कश्मीर नहीं आने देंगे। वो सारी बातें उड़ने के बाद में आम पुलिस अधिकारियों के दिमाग में एक डर बैठ गया था, इसलिए जिसको कहा जाता था वो थोड़ा नाल नुकुर करता था। जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने डीसीपी श्री अशोक चांद जी को मैंने ये बात कही कि सर मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा। उन्होंने मेरे जज्बात का आदर किया और उन्होंने मुझे कहा कि यस, आप एक टीम लीजिए और आप एक टीम लेकर के जाइए। चूँकि आतंकवादी माना जाना कमांडर था लश्कर तोयबा का, इसलिए सरकार ने और सूचनाओं के आधार के ऊपर मुझे अडवाणी जी ने निजी तौर पर इंटरेस्ट लेकर के एक हवाई जहाज़ दिया। उस हवाई जहाज़ में मैं उस आतंकवादी को लेकर के गया श्रीनगर, और सरकार की डायरेक्शन थी कि हर उस घर में जाना है जहाँ पर यह आतंकवादी रहा या किसी आदमी ने इसको शरण दी। उसके हिसाब से हर घर के अंदर रेड करी गई थी और जितना सरकार की तरफ से डायरेक्शन थे उन सारी डायरेक्शन को ओबे किया गया था। जब मोहम्मद अशफाक को लेके लश्कर तैयबा का जो एरिया कमांडर था और मेन कॉन्स्पिरेटर था पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसको अब फांसी की सजा भी लंबित है, पड़ी हुई लगी नहीं है, तिहाड़ में बंद है वो तब से अब तक, जब उसको लेके आप एसओजी कैंप में रुके थे तो रात को उसको छुड़ाने के लिए आप पे हमला किया गया था, आपको मारने के लिए हथगोलों से हमला किया गया था एसओजी कैंप में कश्मीर? एसओजी कैंप के उस टाइम के हालात ही कुछ अलग से थे। आप लाइट नहीं जला सकते, जीरो पावर का बल्ब चलता था, सामने का आदमी कोई जा भी रहा है पुलिस ऑफिसर तो बिल्कुल नज़दीक आने पर ही पता चलता था। बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। तो रात में जब हम उसको लेके वहाँ रुके तो उस टाइम हथगोलों से, जो AK-56 राइफल वगैरह से हैंड ग्रेनेड चलाए जाते हैं, उन हैंड ग्रेनेड से एसओजी पे हमला किया, फायरिंग हुई, जवाब दिया गया, इधर से सीआरपीएफ ने जवाब दिया। तो हमले का एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो प्रयास उसको छुड़ाने का था आतंकवादी को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। ये वही आतंकवादी जो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर जिसको विशेष विमान से लेके गए थे, अशफाक उर्फ आरिफ, जो एबटाबाद पाकिस्तान का रहने वाला था और आजकल फांसी पे चढ़ने की उम्मीद में तिहाड़ जेल में बंद है। आपने अपनी जान जोखिम में डाली, आपके ऊपर हमला किया गया कश्मीर में इसी आतंकवादी को छुड़ाने की जिसकी चर्चा हो रही है। इसको क्यों पाले हुए हैं? जब फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई है तो फिर क्यों पाल के रखा है? क्यों नहीं इसको टांगा गया अब तक? ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 2005 में जिस आतंकवादी को हमने फांसी की सजा करा दी, माननीय हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी फांसी पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर फांसी पे मोहर लगा दी। उसकी 2-2, 3-3 रिवीजन पिटीशंस जो हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन मैं अभी ये नहीं समझ पाने में असमर्थ हूँ कि आखिर उसे फांसी क्यों नहीं हो पाती। हर बार कोई न कोई अड़ंगा लगा करके उसकी फांसी की सजा रोक दी जाती है। ये हमारे देश के लिए, न्याय प्रणाली के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद अशफाक को फांसी क्यों नहीं हो पा रही, जो कि 25 साल पहले लाल किले पे हमला कर चुका है, 3 फौजियों की जान ले चुका है, पाकिस्तानी आतंकवादी है? जी, देश की न्याय व्यवस्था है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि आखिर इतना प्रयास होने के बावजूद भी, जबकि मैं लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री को बार बार शिकायतें कर रहा हूं कि इसको जल्दी से फांसी पे लटकाया जाए, नहीं तो इस तरह की सूचनाएं थीं कि इसको छुड़वा लिया जाएगा जेल से। ये भी लिखित में आईबी की और सूचनाएं भी हम लोगों को मिली थी, इसे छुड़वा लिया जाएगा। लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि वो उस आदमी को अभी तक फांसी क्यों नहीं हुई है। जब आप इसी लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के लिए, सजाए मौत के लिए दिन रात जुटे हुए थे, अपने निजी स्कूटर पे केस की, मुकदमे की फाइलें लाद के रख के ले जाते थे, एक तरफ ईंट लगा के, हमने आपको वो भी देखा है उस जमाने में, और वो आतंकवादी अभी जिंदा है।
और इस आतंकवादी के जो साथी थे उन्हीं में से एक महिला जो थी उसने आप पे केस की सुनवाई के दौरान मुकदमे की बलात्कार का आरोप भी लगा दिया था कि आपने उसके साथ बलात्कार किया है। कैसे निपटे उससे? निश्चित रूप से मेरे ऊपर एक कंप्लेंट लगाई गई थी और उस कंप्लेंट को सारे अधिकारियों को, जिस तरह से कोई देश का ऐसा अधिकारी नहीं होगा जिसको वो उसकी कापी न भेजी गई होगी, उसकी एक कापी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसके अंदर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट शब्द जो लिखा गया था, उस इंक्वायरी एंड रिपोर्ट शब्द से एफआईआर होने से बच गई थी। बाकी सभी जगह मुझे बुलाया गया था, सब जगह मेरे इंक्वायरी हुई, सब जगह मेरे बयान हुए और आखिर के अंदर जिस आदमी ने वो कंप्लेंट कराई थी उस आदमी ने ही उस औरत से कह करके ये लोगों के सब जगह बयान दिया कि ये कंप्लेंट सुरेंद्र कुमार संत के खिलाफ झूठी है और हम इस कंप्लेंट को वापस ले रहे हैं। फिर वो केस ख़त्म हुआ, लेकिन उसमें मुझे बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी, बड़ी बदनामी हुई, परिवार में बदनामी, समाज में बदनामी, व्यर्थ की एक बदनामी, एक बोझ मैं उठाता रहा उस चक्कर में। आपको बदनामी हुई, वजन उठाते रहे, बोझ से दबे रहे, अपनों के बीच ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लाल किला जैसे देश की धरोहर पे आतंकवादी हमला होने की जो जांच कर रहा है, ये क्या शर्म की बात नहीं थी देश के लिए और देश की एजेंसियों के लिए? नहीं, मुझे सपोर्ट दिया गया, मेरे ऑफिसर्स ने मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन चूंकि एलिगेशन ऐसे थे जिसके अंदर ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जुडिशियल जो जजेस वगैरह थे या जो सीएमएम थे जिनकी कोर्ट में केस लग रहे थे, जहाँ शिकायतें करी गई थी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट किया था कि आप इसमें सुरेंद्र कुमार ये सब झूठी कंप्लेंट है, हम जानते हैं, लेकिन लीगल प्रोसीजर है, वो लीगल प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। सुरेंद्र संत साहब, जब कश्मीर में लश्कर तैयबा के आतंकवादी को आप लेके गए, उस रात हमला हुआ आपके ऊपर, तब बच्चे, परिवार, बीवी, बेटे, क्या याद आया था आपको? मन क्या कर रहा था कि आज मारे गए तो क्या होगा? निश्चित रूप से परिवार की तो याद आती है जब आप ऐसी जगह के ऊपर होते हैं, और परिवार को भी ये पता होता है कि जहाँ गए भी हैं वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, तो मन में एक डर तो लगा रहता है। लेकिन चूँकि हम लोग जब पुलिस में भर्ती होते हैं तो जो हमें संविधान की शपथ दिलाई जाती है। मैं सिर्फ उस दिन की और उस घड़ी की बात कर रहा हूँ कि जब आप पे बम गिर रहे थे, एक के बाद एक फेंके जा रहे थे हैंड ग्रेनेड, उस वक्त सुरेंद्र संत उस आतंकवादी को और आमने सामने बैठे हुए थे लेके, वो घड़ी बताइए ना। नहीं, बहुत प्रॉपर सिक्योरिटी थी वहाँ के ऊपर, एसओजी में बहुत प्रॉपर सिक्योरिटी थी, अलग अलग जगह के मंच बनाए गए थे। दिल क्या कह रहा था हमले के समय? दिल तो यही कह रहा था कि कहीं बाय द वे ऐसा न हो, कहीं बाय द वे ऐसा न हो कि इस आतंकवादियों को अगर छुड़ा लिया गया तो मैं क्या मुंह लेकर के दिल्ली जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? ठीक है, उन लोगों को सही जवाब दिया गया, सीआरपीएफ के और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ठीक जवाब दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिर में वो गोलाबारी बंद हुई और वो वहाँ से भाग गए। उसमें लाल किला, 25 साल वाले लाल किला अटैक की बात कर रहे हैं, अभी हुआ इसकी कल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 साल पहले वाले लाल किले के अटैक में कौन कौन कैसे चैन मिली, कहाँ तक कितने मारे गए थे आतंकवादी? दो तो राजवीर सिंह ने यहाँ सुबह 4-5 बजे ओखला में मारे थे, एक ही घर में, मैं वहाँ मौके मौजूद था। उसके बाद जांच आपके पास आ गई, तो आपकी जांच के आधार पे एनकाउंटर लगातार चलते रहे, आप इधर कागजी जांच करते रहे, सबूत जुटाते रहे, और इधर कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती रही दिल्ली पुलिस। कौन कौन मारे गए, कितने कुछ याद हैं? 26/12/2000 को आशफाक उर्फ आरिफ को गाजी 308A DDF रेड गाजीपुर से पकड़ा गया था, जहाँ पर वो रह रहा था अपनी आरोपित वाइफ के साथ में। उससे पूछताछ के ऊपर जब जांच पूछताछ में पता चला कि तत्कालीन लश्कर तोयबा का कमांडर शेरगढ़ी के इलाके में श्रीनगर में है, तो वहाँ की पुलिस से और वहाँ से जो तारतम्य बनाया गया, जो बात हुई, मुठभेड़ हुई और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर अबू शामल को अबू सुफियान को वहाँ इनकाउंटर किया गया, जिसके डायरेक्शन में लाल किला केस हुआ था। उसी रात के अंदर हम लोग ओखला में गए, ओखला हमारी टीम गई उसको लेकर के दिल्ली ओखला के अंदर, और यहाँ पर अबू शामल का इनकाउंटर हुआ
और अबू शामिल ने पुलिस पे गोली चलाई। अबू शामिल से इनकाउंटर हुआ और वही राइफल, सेम राइफल जिस राइफल से गोली चलाई गई थी, हमारे 3 फौजियों को मारा गया था, जिनके खोखे मिले थे, जिनका और सिक्के जो मिले थे, उनसे उनका मिलाप किया गया था, वो सेम राइफल वही पाई गई थी। तीसरा इनकाउंटर हुमायूं टॉम्ब पे हुआ था, जहाँ पर अबू बिलाल मारा गया था, जो लाल किला जो लश्कर तोयबा का उस समय का लश्कर तोयबा का कमांडर था, श्रीनगर का कमांडर था। मतलब हमारे फौजी मारे गए थे लाल किला हमले में, तब 25 साल पहले 22 दिसंबर 2000 की रात को 9 बजे। यस। उसके बदले में जो ताबड़तोड़ दिल्ली से लेकर कश्मीर तक लाशें बिछाई गई, तो फिर गिनती करने में रोने लगे थे आतंकवादी। यस। अगर ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र संड साहब, इन्हीं आतंकवादियों ने लाल किला हमले के, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी सूचना गलत नहीं है आपके बारे में, कोर्ट में दिल्ली की केस के सुनवाइयों के दौरान आप पे थूका भी था, थूकते थे, गालियां देते थे, गंदी गंदी गाली देते थे। कैसे बर्दाश्त हुआ एक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर को? चौहान साहब, वो स्थिति बड़ी खराब होती है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने एक आर्डर दिया था, जब ये केस की सुनवाई में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, कि इसमें रोज प्रतिदिन की डे टू डे ट्रायल हो। 11 अपराधी जो थे वो कस्टडी में थे, उन सब के परिवार के लोग आते थे, उनके बच्चे आते थे, रोज का रूटीन था, डेली ट्रायल थी, रोज आते थे। आम पुलिस ऑफिसर रोज रोज जा करके बस्ते उठा उठा के थक जाता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरा राष्ट्रवाद था, मैंने आतंकवादियों को फांसी दिखा करानी थी, तो हमने अपनी पैरवी हम करते रहते थे। वहाँ पर इतने लोग आते थे, जब वो आतंकवादी वो सब 11 लोग पुलिस कस्टडी में आते थे, तब वो मेन मुझे ही दोषी मानते थे कि यही आदमी इतनी पैरवी कर रहा है, इसलिए वो मुझे कभी थूकते थे, कभी गालियाँ बकते थे, पता नहीं कहाँ से पानी ले आते थे, क्या क्या करते थे। तो वो सब करते थे, लेकिन वो सब देश के लिए और आतंकवादी को सजा दिलाने के लिए वो सब बर्दाश्त करना पड़ता था। इसके बाद भी सुरेंद्र संड के अंदर जो जज्बा था देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए, आप स्कूटर पे अपनी फाइलें केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में घर से क्यों लेके जाते थे, दफ्तर से? आपके लिए क्यों नहीं दिल्ली पुलिस एक जिप्सी भी या एक सिक्योरिटी आपके लिए मुहैया करा पाई थी? ये क्या शर्म की बात नहीं है? आप खुल के कह दीजिए आज बात। क्यों? क्योंकि आपने ही फांसी तक ले गए हो उस केस को। चौहान साहब, आदमी को लगाया जाता है, स्टाफ दिया जाता है, लेकिन स्टाफ कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, आखिर कितने दिन साथ आ जाएगा? लोग ऊब जाते हैं, फिर लोग कहते हैं सर हमें माफ़ करो, हमारे बस का नहीं है, और वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो करना तो अपने आप ही है, अपने आप फाइलों को करना है, अपने आप गवाहों को बुलाना है, अपने आप किन किन को बुलाना है, वो सारा सब कुछ कोर्ट में भी अपने आप ही करना पड़ता था। स्कूटर से फाइलें ले जाने की वजह? वो वजह यही थी कि वो फाइलें मेरी अपनी निजी फाइलें थीं, जो अपनी याद के लिए हमने बनाई हुई थी। जो पुलिस की फाइलें थीं वो तो कोर्ट में होती हैं। उसके अलावा मैंने अपने सारे सेट अपनी याददाश्त के लिए रात में तैयारी करना है, कल की केस के लिए किसको बुलाना है, क्या बयान होगा, किसको क्या तैयारी करनी है, वो सब तैयारी करने के लिए उन फाइलों को ले जाया जाता था। क्योंकि स्कूटर के ऊपर एक तरफ का हिस्सा, बीच का हिस्सा ऊंचा होता है, वो फाइलें गिर पड़ती थी, लिहाजा दोनों साइड में एक एक ईंट रखनी पड़ती थी, जिससे इतने मोटे स्कूटर के ऊपर जो बंडल्स हैं वो उसके ऊपर आ सकें। संड साहब तो इंस्पेक्टर थे, लाल किले पे हमले के जांच अधिकारी थे, लश्कर तैयबा पाकिस्तानी आतंकवादियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए जूझ रहे थे। आप ना कहना चाहें, हो सकता है ये महकमे की बात है, लेकिन हमने तो देखा है अपनी आंख से। हम तो वो पूछना है, बताना चाहें तो बताएं और ना बताना चाहें तो ना बताएं, लेकिन हमने देखा है। इतने बड़े अहोरे का केस देखने वाले क्या इंसान के लिए, शख्स के लिए, इंस्पेक्टर के लिए एक जिप्सी नहीं मुहैया है? आप अगर नहीं बोलना चाहते तो ना बोलें इस पे, और बोलना चाहेंगे तो बोले। मैंने सवाल रखा है, ना बोलना और बोलना संड साहब पे है, और ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। अधिकारियों की तरफ से स्टाफ तो कई बार दिया जाता है, लेकिन फिर वही बात आती है, जिस केस में 235 गवाह हों, उन गवाहों को तैयार करना, उनको बयानों को बताना, उनको समझाना केस को। तो संड साहब, मैं एक जिप्सी और एक ड्राइवर की बात कर रहा हूं। नहीं, वो नहीं दिया गया मुझे कभी। बार बार वही ले आ रहा हूं।
वो नहीं दिया गया। आप भी हार जाते, 15 दिन बाद बैठ जाते, ये सब छूट के चले जाते अपने अपने देश, दोबारा फिर आके बजाते यहाँ पे बम, तो ज्यादा अच्छा था। खैर, ये बहुत मैंने निजी सवाल पूछ लिया है। एक देशभक्त बहादुर रणमांकुरे से, उम्र में आप बड़े हैं, हमने आपसे बहुत सीखा है दिल्ली पुलिस में जब आप थे, और आज भी आपसे सीखते हैं। अब कोर्ट में कहते हैं कि पुलिस किसी भी सूबे की हो हिंदुस्तान की, हमेशा निशाने पे रहती है जजों के, लेकिन सुरेंद्र संड ने जब लाल किले की इंक्वायरी करके दस्तावेज दाखिल किए और फांसी तक की सजा तक केस ले गए, तो जज ने जो लिखा, वो आदेश में लिखा, फैसले में लिखा है, वो हम आपकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हैं, ताकि पूरा देश समझ सके कि अभी भी ईमानदार पुलिस अफसर का औरा कम नहीं होता है। आप जज्बे वाले हों, ईमानदार हों देश के प्रति। चौहान साहब, आतंकवादी जो मेन आतंकवादी था, उसके बारे में सूचनाएं थी कि इसको छुड़ाया जाएगा, तो हमने उसके पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, हाथ में हथकड़ी लगाई हुई थी। लेकिन वो इतना दुर्दांत व्यक्ति था, इतना बदमाश आदमी था कि वो भरी कोर्ट में कभी सरकारी वकील को गाली बक देता था, कभी हमें गाली बक देता था, और कई बार तो उसने जज साहबान के बारे में भी अच्छी बात नहीं बोली। भरी अदालत में, भरी मीडिया के आगे। 11 मुलजिम थे, उनके रिश्तेदार थे, सब लोगों के आगे वो कई बार बहुत बदतमीजी करता था और बड़ा अपशब्द बोलता था। ये लश्कर कमांडर पाकिस्तानी, आप मोहम्मद आरिफ की बात बता रहा हूँ आपको जी। तो जज साहब, मैं उन सब बातों को अकेला, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो उन सब बातों को अपोज करता था। जजेस जो थे वो देखते थे, उनको ये लगता था कि इस आदमी में ऐसा क्या जज्बा है। हमारे यहाँ आते तो बहुत से पुलिस ऑफिसर हैं, इस आदमी में ऐसा क्या जज्बा है जो ये आदमी इतना डेडिकेशन दिखा रहा है इस केस, लाल किला शूटआउट केस के लिए। तो थोड़ी सी उन जजेस के अंदर मेरे प्रति एक सहानुभूति थी कि ये साथी के अंदर राष्ट्रभक्ति ज़्यादा है। तो वो ज़्यादातर जितने भी जजेस थे जो भी इस केस के अंदर आए, सभी एक ये हमदर्दी जरूर रखते थे कि इस आदमी में, सुरेंद्र संड के अंदर, इस आईओ इंस्पेक्टर के अंदर राष्ट्रभक्ति है और देश के प्रति डेडिकेशन है। और तफ्तीश तो निश्चित तौर पर 235 गवाहों को हमने पेश किया। 235 गवाह कम नहीं होते हैं किसी केस के अंदर, और लगभग सभी गवाह अपने बयान पे स्टैंड किया उन्होंने। केस का लिंक बहुत अच्छी तरह से जोड़ा गया। तो तफ्तीश तो निश्चित रूप से अच्छी हुई थी, समय कम था लेकिन अच्छी तफ्तीश हुई थी। तो सेशन जज ने, स्पेशल कोर्ट ने भी तारीफ करी, हाई कोर्ट ने भी तारीफ करी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में तफ्तीश का बहुत अच्छा होना आर्डर किया उन्होंने। इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड की जिंदगी लाल किला पे हुए 25 साल पहले 22 दिसंबर 2000 को रात के 9 बजे जो हमला हुआ, उसने जिंदगी बदल दी उसकी तफ्तीश ने, या सुरेंद्र संड ने लाल किला कांड की जांच के दौरान आतंकवादियों की जिंदगी नरक कर दी, जिनमें एक को फांसी है और तड़फ रहा है तिहाड़ जेल में, 25 साल से पड़ा लटकने के लिए। दोनों ही बातें हैं। मुझे इतने दिन तफ्तीश चली इसकी, बार बार जजेस भी बदले गए, और जो परिश्रम किया गया, मीडिया ने, जो टेलीविजन ने जो खबरें उठाई अच्छी खबरें मेरे बारे में, मेरी तफ्तीश के बारे में, मेरे गवाहों के जो बयान दिए थे उनके बारे में, उससे पूरी दिल्ली में मेरी बड़ी अच्छी छवि गई। हाँ, ये सच है कि मैंने उन आतंकवादियों को नाकों चने चबवाए और उनकी ज़िंदगी नरक के समान कर दी थी। इसीलिए 7 अपराधियों को सेशन कोर्ट से जितनी सजाएं होनी चाहिए थी, खूब अच्छी, जितनी उस धारा के अंदर लिखी गई थी, उतनी सजाएं 7 लोगों को सजा मिली थी। लाल किला पे हुए हमले की जांच के दौरान वैसे तो पूरी जिंदगी आपकी किताब हो गई है उस केस को लेके, उस तफ्तीश को लेके, पड़ताल को लेके, लेकिन कोई ऐसी याद जिस दुनिया से, मृत्युलोक से जाते जाते सुरेंद्र संड के जेहन में साथ जाएगी, अच्छी या बुरी या दोनों? एक तो वो रेप का केस वाली घटना तो हो ही गई जो आपने बताया है, वो मेरे लिए बड़ी, इस केस के लिए बड़ी दुर्भाग्य वाली पूर्ण घटना थी। बाकी कोर्ट के अंदर
बदतमीजियाँ होती थीं, और तो और मेरे गवाह सब इंस्पेक्टर के गाल पे भरी कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने चाटा मार दिया गया था। किसने मारा? RM तुफैल थे, अभी तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो केवल एडवोकेट थे आतंकवादी के। उन्होंने भरी कोर्ट के अंदर हमारे एक सब इंस्पेक्टर गवाह के ऊपर भरी कोर्ट में जज साहब के सामने चाटा मार दिया था। उसमें उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था। दर्ज कराया गया तो घटनाएं तो बहुत सारी हैं। जब ये भरी कोर्ट में गालियां देते थे, कहाँ से कि इतने लंबी प्रोसीडिंग हुई है, इतना लंबा घटनाक्रम रहा हुआ है, तो समय तो उसमें है ही है। और फिर एलिगेशन लगाए गए, मेरे पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते थे। रोज़ कोई न कोई एप्लीकेशन, कोई न कोई एक्यूज़ जज साहब को दे देता था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो देता रहता था। लेकिन ऑन इंक्वायरी सुनवाई करने के बाद कभी किसी जज साहिबान ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सुरेंद्र संड अगर 22 सितंबर 2000 की रात हुए आतंकवादी हमले पे जो लाल किले पे हुआ था, उसके जांच अधिकारी नहीं होते, उनकी जगह कोई और होता, तो ये केस कहाँ पहुंचता? बड़ा ईमानदारी से बोल दीजिएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है सच्चाई। आप झूठ मत बोलिएगा कैमरे पे। निश्चित रूप से इस केस में सज़ा दिला पाना मुश्किल होता। आपने अब्दुल करीम टुंडा का नाम सुना होगा। वो दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 30-40 केसों में गिरफ्तार हुआ था, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जो जैसा मेरी जानकारी है, अब्दुल करीम टुंडा लगभग सभी केसों से बरी हो गई। लाल किला पे हमले का मुख्य आरोपी, जिसको फांसी की सजा के इंतजार में तिहाड़ जेल 25 साल से बंद है, जब उसकी सजा सब जगह से हो गई, आपकी और उसकी आखिरी मुलाकात मोहम्मद अशफाक की कब, कहाँ की, क्या बातचीत, कुछ याद है? नहीं, मेरी मुलाकात तो उससे कलकत्ता कोर्ट में हुई लास्ट, जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो लास्ट मेरी कलकत्ता कोर्ट में ही उससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। जिस दिन उसे फांसी की सजा मुकर्रर की गई सेशन कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से, कलकत्ता से, आप भी मौके पे मौजूद रहे थे कोर्ट में। जाहिर सी बात है, जांच अधिकारी है, उसके हाव भाव भंगिमा, क्या मुंह से कुछ निकला, आपकी नज़र मिली उस टेररिस्ट से, वो तो अभी भी जिंदा है और आप भी जिंदा हो, वो मैं सुनना चाहता हूं सिर्फ उस वक्त जब आदेश सुनाया गया, फैसला कोर्ट द्वारा। निश्चित रूप से उसको दूर रखा गया था, थोड़ा सा दीवार के साथ खड़ा करके रखा जाता था जज साहब के आर्डर से। और हम लोगों ने भी, जो 3rd बटालियन से स्टाफ आता था, हम कहते थे इसको थोड़ा कोर्ट के दीवार के साथ में रखा जाए इसको, क्योंकि वो बदतमीजी और गालियाँ बकता था। तो गालियाँ तो उसने मुझे दी। जिस दिन फैसला हुआ उस दिन मुझे गालियाँ तो उसने मुझे ज़रूर दी थी, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था। तो उस दिन मैंने उसकी गालियों का कोई जवाब उसको नहीं दिया था, क्योंकि आपने कानून से उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया था, पहुंचा दिया था। यस। और देश की रक्षा अगर गाली खा के हो रही है, देश सुरक्षित है, तिरंगा सुरक्षित है, तो सुरेंद्र संड सबको सुरक्षित मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो दिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। मैं बड़ा खुश था कि जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने परिश्रम किया, इतने सालों साल तक मैंने जो 5 साल परिश्रम किया है, तो उस परिश्रम का फल परमात्मा ने मुझे दिया। संड साहब कितने साल गालियां खाते रहे, अपने मुंह पे थुकवाते रहे, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, इज्जत, आबरू की खातिर पाकिस्तानी आतंकवादी से? तकरीबन 5 साल केस चला है ये, तकरीबन 5 साल केस चला। तो तब तक तो दिक्कत तो उठानी पड़ती थी ही, लेकिन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, आतंकवादी को सज़ा दिलाने के लिए, अपने जज्बे के लिए, जो मुझे कर्तव्य सौंपा गया था, उसके लिए कुछ बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ती। ये आप कुछ लिख के लाए हैं, क्या है इसमें, क्या ये चीज़? ये शायद कोर्ट है, कोर्ट का क्या है, जरा बताइए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जी, उसमें जो उन्होंने जजमेंट में लिखा है, जजमेंट तो इंग्लिश में था, उसका हिंदी वर्जन का थोड़ा सा भाग जो जरूर पढ़ के वो इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये लाल किला पे हुए आतंकवादी हमले के फैसले में लिखा, फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो अपील करी थी आतंकवादी ने कि मुझे बरी किया जाए जी, उस अपील के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके अंदर जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को मैं बता रहा हूँ जी। भारत की एकता, लोकतंत्र, संप्रभुता पर हमला है। यह देश के स्वाभिमान पर अटैक है। इस महान देश की संप्रभुता पर एक विदेशी ने हमला किया।
ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मामला है। यह छद्म युद्ध का मामला है जिसे एक विदेशी ने अंजाम दिया है। यह एक अघोषित युद्ध था। जांच बेहद साइंटिफिक व फेयर थी। प्रधानमंत्री हर वर्ष यहां से ध्वज फहराते हैं। यह राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी। हमारे देश के आत्मसम्मान पर चोट थी और यह संप्रभुता का अपमान था। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी केस के बारे में और लाल किले पर हमले के बारे में। ये तो बहुत जबरदस्त लिखा है कोर्ट ने। यस, कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था, बहुत अच्छी भाषा लिखी थी और बहुत अच्छा निर्णय दिया था। सन साहब कहते हैं कि एक जरा सी पटक्का चल जाए तो आदमी भाग जाता है, बम और गोली बारूद ये तो सब बहुत दूर की बात है। आपने लाल किला अटैक सुलझाया, फांसी की सजा तक लेके गए आतंकवादियों को, लेकिन आप ऐसे स्कूटर पे घूमते रहते हैं कुर्ता पैजामा में दिल्ली की सड़कों पे। आपको नहीं डर लगता है उठा के ले जाएंगे फिर कश्मीर आपको? देखिए चौहान साहब, धमकियां तो दी जाती हैं। आप किसी आदमी को 7 साल जेल में रखेंगे और मैक्सिमम सजा उसको कराएंगे। उसके परिवार वाले हैं, उसके लड़के हैं, उसके भाई हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो क्रिमिनल थे। एक बीसी था दिल्ली का, बैड कैरेक्टर था, घोषित अपराधी, बैड कैरेक्टर। तो डर तो लगता है। वो लोग दुश्मनी तो मानते हैं, फंसाने की कोशिश भी करते हैं, साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं कि किसी ढंग से आपको फंसाया जा सके, जिससे वो लोग बदला ले सकें कि इस आदमी ने अपनी ड्यूटी से आगे जाके केस की पैरवी करी है। लाल किले पे हुए 25 साल पहले हमले के मामले में। यस, इसने हमें सजा दिलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो इसलिए इसको कुछ न कुछ तो किया जाए। लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका आदमी बाल बांका नहीं करता। साहब, किस तरीके की धमकियां आपको इस रिटायरमेंट के बाद भी कभी धमकियां आई हैं? कभी मतलब चाहने वालों ने, आतंकवादियों ने या उनके लोगों ने कुछ कहा आपको? नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो कोई धमकी नहीं आई, लेकिन जिस टाइम ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस टाइम बहुत धमकियां आई। इवन कश्मीर से भी कुछ धमकियां आई कि इंशाअल्लाह हम आपको मार देंगे। मेरे घर में भी कई बार मेरे फ़ोन पे फ़ोन किए गए कि अपने वालिद को समझाइए, ये वालिद आपके ज़्यादा इधर उधर की कर रहे हैं, इनसे कहो अपनी ड्यूटी करें, नहीं तो आप बेवा हो जाएंगी और हम इनको मार देंगे। ये भाभी जी के लिए थ्रेट थी? ये मेरे बच्चों के लिए थ्रेट थी। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम, उस वक्त में, तो घर में एक डर का सा माहौल हो जाता था। वो बच्चे भी कई बार कहते थे कि कहाँ पापा आपकी मुसीबत में फंस गए। वाइफ भी कहती थी कहाँ आप किस मामलों में फंस गए हैं। तो लेकिन मेरा जज्बा था, मेरा वो था। जो छोटे छोटे बच्चे थे और आपको धमकियां आती थी लाल किला शूट आउट अटैक की जांच के दौरान कश्मीर से आतंकवादियों की, आपके मुंह पे थूका जाता था, आपके सब इंस्पेक्टर के भरी कोर्ट में थप्पड़ मार दिया गया। आज तो आपका वही रोहित सन जो बेटा है बड़ा, वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हो गया। आप तो वो भी खुद ठाएं ठाएं करेगा ऐसे आतंकवादियों को। और अब तो ये जो 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट के सामने रेड लाइट पे जो बम ब्लास्ट हुआ है कार में, इसकी जांच में वो बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो खुद आतंकवादियों से निपटने काबिल हो गया है। कैसा महसूस करता है एक पिता? गर्व महसूस करता है। और हम उसका डेडिकेशन, उसका लगन जिस तरह मेरे में था, मेरे से उसमें कई गुने ज़्यादा है। रोहित सन 2 दिन से घर नहीं आए हैं जब से ये हमला हुआ है, आतंकवादी हमला कार में ब्लास्ट हुआ है। माँ, पत्नी, उनके बच्चे रोहित के, ये आपके 24 घंटे कैसे गुजरे बिना रोहित के? क्या महसूस करते हो घर में बैठ के? नहीं, ऐसा पहले भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जब सिर्फ कल की बात करूंगा क्योंकि नहीं आता हमला है ये। लेकिन कल का जो मामला है वो तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि वो उसी डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि उसको उसमें डेडिकेशन है और वो अपने डेडिकेशन के लिए लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा हम लोग चिंता नहीं करते हैं। सुरेंद्र सन साहब, अगर पुलिस में नहीं आए होते तो क्या होते? निश्चित रूप से इतना अच्छा नहीं होता
जितना अच्छा आज मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। आपने दिल्ली पुलिस को ज्यादा दिया है, दिल्ली पुलिस ने आपको ज्यादा दिया है? दिल्ली पुलिस ने मुझे दिया है। और कुछ मन की बात नहीं कह और दो, आज मौका है। उधर बम धमाका हुआ है दिल्ली के लाल किले पे, जिसकी आपने तफ्तीश की, फांसी तक ले गए उस आतंकवादी को, लश्कर तैयबा के। और आज हम लोग बैठ के, अब जो 25 साल बाद फिर उसी लाल किले के सामने आतंकवादी हमला हुआ, 10 लोग, 8-10 लोग मारे गए हैं, 8 लोग, और हम बात कर रहे हैं। क्या गुजर रही है दिल पे? क्या ये हमला रोका जा सकता था जो हुआ है? दिल पे तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है कि हमारी राजधानी दिल्ली बहुत अच्छी चल रही थी और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन इस तरह के हमले रोकना बड़ा मुश्किल होता है। देश की इतनी बड़ी आबादी है, रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आईबी और ये जो ऊपर के इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनकी सूचना के आधार पर तो हम जरूर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बिना सूचना के आधार पर अचानक ये पकड़ पाना या कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड ये कहना चाहते हैं कि बिना खुफिया एजेंसियों की जानकारी या पूर्व सूचना के पुलिस काम करने की स्थिति में नहीं होती जांच एजेंसियां देश नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने स्पेशल सेल में रहते हुए जामा मस्जिद के होटल से हरकत उल जिहाद इस्लामी के आतंकवादियों को पकड़ा था और उनसे करीब 3 किलो आरडीएक्स बरामद किया था, जो दिल्ली के अंदर विस्फोट करने के लिए वो लोग लाए थे। बड़े डेंजरस आतंकवादी थे, जिनके शरीर पर गोलियों के निशान थे और जो कई पुलिस ऑफिसर्स को मार चुके थे। वो दोनों कश्मीरी थे, लेकिन दोनों कश्मीरी पाकिस्तान की से ट्रेनिंग लेकर के आए थे और असला वगैरह जो था उन्होंने वो जम्मू के अंदर तवी नदी के पास छिपा दिया था, जो बाद में बरामद हुआ था। सुरेंद्र संड, आप बड़े बहादुर आदमी हैं, आप बहुत खतरनाक हैं आतंकवादियों के लिए, देश के लिए बहुत काम के जवान हैं, रणबांकुरे हैं। कभी आपको जिंदगी में डर लगा? होता तो है एक बार। चौहान साहब, डर तो हर व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वो जब गोली चलती है तो गोली ये नहीं देखती है कि यह राष्ट्रभक्त है या देशभक्त है, ये क्या है, इसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं या नहीं है। तो डर तो किसी न किसी कोने में तो रहता ही है, डर तो रहता ही है। सरकार ने इसके लिए मुझे 2 वेपन्स के लाइसेंस भी दे रखे थे। मैं घर पे एक वेपन रखता था और एक वेपन मैं सरकारी हमेशा अपने पास रखता था। तो डर तो आदमी को लगता ही है कि किस वक्त कहाँ से गोली आए और कहाँ से किसको गोली लग जाए। डर के आगे ही जीत है, इसलिए आप जीत गए। यस यस, बिल्कुल ठीक है। डर के आगे तो जीत है, जीते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से जीते हैं। दिल्ली पुलिस में और नौकरी करने का मौका मिलता 60 साल की उम्र के बाद तो क्या करने की तमन्ना थी? कुछ बचा था बाकी करने को? यस, मेरा तो मन था। क्या करते? जो नौकरी की मुझे सरकार देती, जो मेरे ऑफिसर मुझे नौकरी देते, वो नौकरी करता मैं, मेरा मन था। और मैं फिजिकली फिट था बिल्कुल। 15 साल आपको रिटायर ही हो गए हैं, 75-76 साल के सुरेंद्र संड कह रहे हैं कि मैं अभी भी फिट हूं और मुझे अगर देश सेवा का मौका मिले तो मैं करूं। यस, मेरा तो अभी भी मन है, इस उम्र में भी मेरा मन है। संड साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? ये जो लाल किले पे कार में ब्लास्ट हुआ है, यहाँ हुकूमत, एजेंसियां हमारी चूक गई या आतंकवादी कामयाब हो गए? निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां चूक गई हैं और आतंकवादी कामयाब हुए। इसका खामियाजा कैसे पूरा होगा? भुगतना नहीं कह रहा मैं, इसकी भरपाई कैसे पूरी होगी? देश का वर्तमान जो नेतृत्व है वो इसकी भरपाई जरूर करेगा, ये मेरा मन मानता है, ये मेरा दिल मानता है। एजेंसियां लगी हुई हैं और इसकी भरपाई देश का नेतृत्व जरूर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर से कह रहे थे कि अब पाकिस्तान जो है आपका जानी दुश्मन, दुश्मन नंबर 1, आंख उठा के भारत की तरफ नहीं देख सकता, और देखेगा तो फिर वो वॉर और एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। याद है आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन जितना मैंने आतंकवाद को देखा है
जितना मैंने आतंकवादियों को देखा है, चौहान साहब, उन लोगों में एक अंदर से जज्बा होता है, एक जज्बा होता है देश पे कुर्बान, अपने अपने अपनी अपनी कौम पे कुर्बान होने का, अपनी कौम पे कुर्बान होने का एक जज्बा होता है आतंकवादियों में, खास करके फिदाइन को। और वो फिदाइन को मदरसों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि उनके दिमाग में यही बात होती है कि अगर तू कौम के लिए काम कुछ करेगा तो अल्लाह के पास में तेरे को 76 हूरें मिलेंगी। तो ये हूरे मिल रही है, कल निकल गए ऊपर। हमारे गए तो हमारा नुकसान हमारा हुआ ना, आदमी तो हमारे 9 मारे गए, उनको तो हूरें अब सरकार देगी ना, सुरक्षा बल उनको हूरों के पास ले जाएंगे। और ये मेरा पूरा हृदय में विश्वास है कि जरूर 9 मारे गए हैं तो 9 की जगह 90 से बदला लिया जाएगा, और 90 लोगों को उन 76 हूरें जो उनका इंतजार कर रही हैं वहां पहुंचाया जाएगा। सुरेंद्र साहब, आपको क्या लगता है, लाल किले की बत्ती पे, चांदनी चौक के मुहाने पे, जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के देहरी के पास चंद फरलांग पे ये जो कार बम ब्लास्ट है, किस टाइप का है ये? मतलब ये टेररिस्ट घटना लग रही है, आपको लगने लगी है? क्या इस्तेमाल हुआ होगा? कुछ लोग कह रहे थे सीएनजी ब्लास्ट हुआ है ये बस। सीएनजी ब्लास्ट के अंदर गाड़ियां इतनी ऊंची नहीं उछलती हैं, और जैसा अभी सूचनाएं मिल रही हैं 400 मीटर की दूरी पर जो बॉडीज हैं उनके हिस्से पार्ट्स मिले हैं, गाड़ियों के पार्ट्स मिले हैं, इतना भयंकर नुकसान नहीं होता है। सीएनजी का तो अक्सर कई बार फट जाते हैं। ये 100% आतंकवादी हमला है, और ये जानबूझ करके पीक आवर्स में तब किया गया है जब लाल किला चौक के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। संत साहब कहते हुए रहे हैं कि सोमवार को लाल किला बंद था, इसलिए भीड़ नहीं थी, वरना कैजुअल्टी और ज़्यादा होती। और ये हबड़ सबड़ में किया गया हमला है, फिदाइन हमला, जिसमें बहुत कम नुकसान कर पाए हैं ये लोग। 8-9 लोग की कैजुअल्टी हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। इनका इरादा मंगलवार, जो बजरंगबली का दिन है, किसी भीड़ भाड़ भरे मंदिर में, या फिर लाल किले पे आज जो भीड़ आती एक दिन की छुट्टी के बाद उमड़ती, उसको टारगेट करते हैं। और यह प्रेशर बढ़ा। फरीदाबाद में जो रिकवरी हुई है 2900 किलो विस्फोटक की, 4 डॉक्टर साहब पकड़े गए हैं चीन से आगे पढ़ के जो आए हैं। उस हबड़ सबड़ में इस जो 5वां आदमी बचा है, इससे सोचा कि ठाले से बेगार भली, इतना पैसा बाहर से मिला है, कम से कम हम ही मर जाए, 2-4 जो मरे मरे, और जल्दबाजी में हमला सोमवार को कर दिया बजाय मंगल के करने के। इसमें क्या चीज़ों में कुछ दम है, नजर आता है? लाल किला सोमवार को बंद रहता है, इसकी जानकारी शायद उन लोगों को नहीं होगी, और जिसने भी किया है वो उनका कहीं न कहीं से फरीदाबाद का कनेक्शन लगता था। उसके दिमाग में ये बात तो रही होगी, आपकी बात सच है कि तू मारा तो तू जाएगा, मारा तो तू जाएगा, तो चल धमाका करके, नुकसान करके, और लोगों को दहशत फैला करके उनको मार के मर, तो वो ज़्यादा ठीक है, इसलिए उसने ऐसा काम किया। जो मौखिक हालात कह रहे हैं, जिस तरह के 5-6 गाड़ियों पर खच्चे उड़ गए, डेड बॉडियां इधर छितरा गई, ये किस ताकत का एक्सप्लोसिव विस्फोटक इस्तेमाल हुआ होगा? कितनी मात्रा में, कुछ अंदाजा आप बता पाएंगे? देखिए, अभी तो शायद ये बात क्लियर नहीं हुई है कि वो एक्सप्लोसिव कैसा था, टीएनटी था, आरडीएक्स था, या कैसा था। कुछ डिटोनेटर वगैरह तो सूचनाओं के हिसाब से वहाँ पे मिले हैं, लेकिन जो भी था, आरडीएक्स था या जो भी था, एक्सप्लोसिव था, वो अच्छी क्वालिटी में था और ज़्यादा क्वालिटी में था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2900 किलो, 2900 किलो, करीब समझिए 3000 किलो के करीब करीब हो गया विस्फोटक जो फरीदाबाद में मिला है। ये दिल्ली में ना रख के फरीदाबाद में किस लिए रखा होगा ले जाके? क्या वो सुरक्षित जगह थी? दिल्ली पर नज़र ज़्यादा रहती है। जैसी जानकारी मिल रही है, वो जो फरीदाबाद में रखा गया वो ग्रामीण इलाका था, और उस ग्रामीण इलाके के अंदर किसी मौलवी के मकान के अंदर रखा गया, जो उस हिसाब से वहाँ पर कहीं कोई ज़्यादा चेकिंग वगैरह गांव के एरिया में नहीं होती है, इसीलिए वहाँ रखा गया था सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ अगर रखा जाएगा तो यहाँ इतना एक्सप्लोसिव अगर आएगा तो कहीं न कहीं से कहीं आसपास के लोगों को या किन्हीं लोगों को भनक लगेगी ज़रूर, इसलिए वो जगह जो थी वो चुनी गई है।
जहां देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, हुकूमत चलती हो, सत्ता सल्तनत जहां बैठी हो, उससे चंद फरलांग दूर फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक आ जाता है। ये हमारी खुफिया एजेंसियों की असफलता है, शर्मनाक, डूब मरने वाली बात है, या उसकी रिकवरी कर ली, ये थोड़ी सी इज्जत बचा ले जाने वाली बात है। देखिए, वेपन या आरडीएक्स तो लाया जा सकता है, वेपन या आरडीएक्स को लाया जा सकता है, और बहुत से एक्सप्लोसिव ऐसे होते हैं जिनको आदमी देख करके नहीं पहचान सकता, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव हो गए उसके अंदर कोई गंध नहीं होती। बहुत से एक्सप्लोसिव ऐसे हैं जो कोई गंध नहीं होती है, कुछ पाउडर की तरह होते हैं, कुछ थोड़ा सा लिक्विड उसमें होते हैं, तो उनको आम पुलिस अफसर जो ट्रेंड नहीं है वो उनको नहीं पकड़ पाएगा जब तक कि उसको अलग से उसने एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग न ली गई हो। उनमें अपने आप अगर उन एक्सप्लोसिव को पानी में डाल देंगे, आग में डाल देंगे, तो भी वो फटेंगे नहीं। उसके लिए एक डेटोनेटर, वायर, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह, ये सारी चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो आम पुलिस ऑफिसर भी उनको पहचान नहीं पाता है। लाल किले पे जो 10 नवंबर को, सोमवार को भी, कल जो ब्लास्ट हुआ है कार में, इसमें क्या रिमोट का इस्तेमाल हुआ कहीं और से, या इसी ने किया है जो अंदर बैठा हुआ गाड़ी में ड्राइवर? इस बारे में अभी मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जो भी लोग थे उस गाड़ी के अंदर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो लोग भी मर गए, उनके भी चीथड़े उड़ गए, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। तो गाड़ी, ये तो आ रहा है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने बताया है कि वो गाड़ी वहाँ चौक पे आने के बाद में बहुत धीमी स्पीड में हो गई थी, क्योंकि उसको वहाँ ब्लास्ट करना था। तो अब ये कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे, सब तरफ कैमरे हैं, उसको बाहर निकलते हुए तो नहीं देखा गया, उसमें रहते हुए ही एक्सप्लोजन हुआ है। क्या ये चीज़ आपसे मैं नहीं सुन रहा हूँ सरण साहब, उस कार के अंदर ड्राइवर के अलावा भी कोई और था, ऐसा कुछ आ रहा है सुनने में? यस, ये सुनने को आ रहा है कि 3 लोग थे उसके अंदर। टोटल 3 लोग ड्राइवर के साथ, या ड्राइवर के साथ मिला के, ये जो सुनने में आ रहा है। एक ड्राइवर और 2 लोग। लेकिन ये हुआ भी पहली बार होगा कि फिदाइन तो अपने आप मरने के लिए होता है। जैसे लाल किले पे जो हमला हुआ, जो हमला किया गया, जिन लोगों ने गोली चलाई वो फिदाइन थे, वो अपने आप को मारने के लिए आए थे। लेकिन उनमें मरा कोई नहीं था। मरा उस वक्त कोई नहीं मरा था, जो आप 22 दिसंबर 2000 की बात यस, उस वक्त कोई नहीं मरा था। थे फिदाइन, मरा कोई नहीं। मरा कोई नहीं था, लेकिन तय करके आए थे कि मर जाएंगे, मर जाना है, वो तो मरने के लिए आता। लेकिन इसमें मर गए अभी जो हुआ। मारा जा सकते थे लाल किले वाले भी, लेकिन कहीं से कुछ न कुछ गलतियां रहीं, उसकी वजह से वो जिंदा लाल किले से चले गए थे, नहीं तो वो मारे जा सकते थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। लाल किले पे 25 साल वाले, पुराने वाले लाल किले पर अटैक की, लश्कर तैयबा ने जो जैश ए मोहम्मद ने किया था 22 दिसंबर 2000 की रात, ये आप थोड़ा सा खोल दें, जरा सा दुनिया देख लेगी स्टेट मेरा हिंदी के चैनल पे, कि उसी मामले के जांच अधिकारी सुरेंद्र संड ये बात बता रहे हैं क्या लूफोल्स रहे जो आतंकवादी जिंदा बच के निकल गए उस कांड में, जिसमें एक आतंकवादी को, पाकिस्तानी को फांसी की सजा हो रखी और तिहाड़ में बंद है, मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक। क्या जब इन लोगों ने गोली चलाई, गोली चलाने के बाद में जो म्यूजियम है, म्यूजियम की तरफ वो लोग आए और म्यूजियम के बगल की दीवार से कूद के वो चले गए। AK-56 राइफल के अंदर एक ये खासियत होती है कि जब वो AK-56 राइफल से उन्होंने अंधाधुंध फायर किए, कई मैगजीन मिले, बहुत सारे कारतूस 80 के आसपास खोखे होके कुछ इस तरह से मिले थे। उस वक्त लाल किले के अंदर म्यूजियम की हिफाजत के लिए दिल्ली पुलिस की एक गार्ड लगी हुई थी, 3rd बटालियन की नहीं, 1st DAP किसी बटालियन की, दिल्ली आर्मी पुलिस की। एक हेड कांस्टेबल, 6 कांस्टेबल वहां पर तैनात थे उस गार्ड के अंदर। जिस रात 25 साल पहले हमला हुआ लाल किले के अंदर लाहौर गेट से घुस के 22 दिसंबर को, और जब वो गोली चलती है AK-56 राइफल की, तो वो ऐसे चलती है जैसे कोई तीर हम चलाते हैं, बाण चलाते हैं, तो बाण जब जो चलता है, बाण जाने के बाद में जहां कहीं लगता है दीवार वाल में, तो थोड़ा सा लाइट देता है। तो वो जो गोली चला रहे थे, वो गोली जहां लग रही थी, टकराने के बाद में वो गोली उजेला छोड़ती थी।
लेकिन वो हमारे कायर पुलिस अफसर थे। दुर्भाग्य है, जहां वो थे वहां पर भी बीचों गोलियां चलाई गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या भाग गए थे डर के दिल्ली पुलिस वाले लाल किले कांड में, उस कांड में 25 साल पुराने में? आप ये कहना चाहते हो यस, कि अगर वो मुकाबला करते तो ये आतंकवादी वहीं मार लिए जाते? बहुत आराम से, क्योंकि बहुत लंबा स्पेस था। जिधर से वो आ रहे थे, वो स्पेस और ये स्पेस में कम से कम 100-150 गज का फर्क था, आतंकवादियों के और दिल्ली पुलिस की गारद के बीच में। गारद के बीच में, जब वो गोली चलाते हुए गार्ड की तरफ आ रहे थे। इतना था कि दिल्ली पुलिस जवाबी कार्रवाई करके मार सकती आराम, थी। 2 ही लोग तो थे, एक राइफल से ही दोनों लोगों को आराम से मारा जा सकता था, एम लेकर के। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये थे सुरेंद्र संड साहब। 22 दिसंबर सन 2000, यानी कि अब से करीब 25 साल पहले, 2.5 दशक पहले, लाल किले पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की मदद से पाकिस्तान ने जो लाल किले पे हमला कराया था रात 9 बजे, जिसमें 3 भारतीय जवान फौजी मारे गए थे। आप उसके तफ्तीशी अफसर रहे, एक आतंकवादी को फांसी की सजा तक ले गए। लगनी है, कब लगेगी हुकूमत जाने। लेकिन उस रात इतिहास बदल सकता था और लाल किले की और हिंदुस्तान की और दिल्ली पुलिस की इज्जत बच सकती थी, बशर्ते लाल किले के भीतर मौजूद दिल्ली पुलिस की वो गारद भी उन आतंकवादियों का मुकाबला कर लेती, तो शायद आतंकवादी कमजोर पड़ जाते। ये स्टेट मिरर हिंदी और संजीव चौहान नहीं कह रहे हैं, ये कड़वा सच है जो बहुत कम लोगों को पचेगा, लेकिन देशवासी समझ जाएंगे कि जिगर चाहिए सुरेंद्र संड बनने के लिए, जिन्होंने उन्हीं आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कश्मीर में अपने ऊपर बमबारी होते देखी, जिंदा लौटाए। ये सुरेंद्र संड की कर्तव्य निष्ठा दिल्ली पुलिस के प्रति, देश के प्रति थी, जो उन्हें जिंदा ले आई। शुक्रिया सुरेंद्र संड साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।